स्वागत है आप सभी का GKGS बूस्टर के दूसरे सेट में। तो जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस इसमें किए जाएंगे, यदि आपको आंसर उसका पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ नहीं आते हैं। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर नहीं आते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात में, दूसरा है असम में, तीसरा है उड़ीसा में और चौथा है पंजाब में। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः नहीं आते हैं। तो ये आते कहाँ हैं? तो ये आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आते हैं, पंजाब में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार में जो है घनी जनसंख्या पाई जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1106 जो है व्यक्ति पाया जाता है। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का, तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, परंतु बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि जो है वह किस देश में स्थित है। बेरिंग जल संधि जो है वह किस देश में स्थित है। तो हमारा जो है ऑप्शन है अलास्का, दूसरा है हमारा रूस, तीसरा है अलास्का और रूस और उसके बाद है हमारा टर्की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा अलास्का और रूस। चूँकि हमारा जो बेरिंग जल संधि है वह अलास्का, ठीक है, जो रूस देश में स्थित है। अलास्का जो है वह रूस में स्थित है, वहाँ ही हमारा जो है बेरिंग जल संधि है। अर्थात हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किस से जोड़ा जाता है। 1857 की क्रांति को जो है वह किस से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा कमल एवं चपाती, दूसरा है कमल एवं गेंदा, तीसरा है कमल एवं गुलाब और चौथा है चपाती एवं तलवार। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल एवं चपाती। तो पहला नंबर जो है हमारा ऑप्शन कमल एवं चपाती जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति को जो है कमल एवं चपाती के साथ जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। हमारा पहला ऑप्शन है सुएज नहर, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा सुएज नहर, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है पाक स्ट्रेट और चौथा है हमारा बॉस स्ट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा पनामा नहर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पनामा नहर हो जाएगा। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण किया गया था। और पनामा नहर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है। ठीक है, पनामा नहर जो है वह विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है और 2000 ईस्वी से जो है पनामा जो है देश का नहर पर अधिकार हो गया था। ठीक है, 2000 ईस्वी से जो है पनामा देश का जो है नहर पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था पनामा नहर पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन, लहसुन की गंध का कारण है। लहसुन जो गंध करता है उसका क्या कारण है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सल्फर यौगिक, दूसरा है फ्लोरीन यौगिक
उसके बाद है तीसरा हमारा क्लोरो यौगिक। उसके बाद चौथा है हमारा एसिटिक अम्ल। लहसुन का गंध जो है, लहसुन में जो गंध है वह किसके कारण होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण ही जो है लहसुन में गंध होता है। ठीक है, याद रहेगा, सल्फर यौगिक के कारण जो है लहसुन में गंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 7वां क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, बांदीपुर वन्य अभयारण्य जो है वह कहाँ स्थित है? आइए इसका ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमारा तमिलनाडु, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है हमारा कर्नाटक और चौथा है हमारा केरल। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। बांदीपुर वन्य अभयारण्य जो है वह कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1973 में हुआ था। बांदीपुर वन्य अभयारण्य की जो स्थापना है वह कब हुआ था? 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, 8वां सवाल है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? ठीक है, तो किस राज्य में गेहूं का जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है हमारा हरियाणा, पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है हमारा पंजाब। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं का जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन प्रभाव जो है, रमन प्रभाव की विशिष्टता से संबंधित है। रमन प्रभाव का जो है विशिष्ट संबंध जो है वह किसके साथ है? तो आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है विद्युत, पहला ऑप्शन है विद्युत, दूसरा है उष्मा, तीसरा है प्रकाश और चौथा है हमारा चुंबकत्व। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा प्रकाश। जी हाँ, रमन प्रभाव जो है वह प्रकाश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, कोड टू विन। ठीक है, कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन है हमारा पहला कादम्बरी मुरली। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? कादम्बरी मुरली। दूसरा है हमारा निरुपमा यादव, दूसरा क्या है हमारा? निरुपमा यादव है। और तीसरा है हमारा महेंद्र सिंह धोनी और चौथा है हमारा सुनील छेत्री। तो इस तरह से हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा निरुपमा यादव। कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह है निरुपमा यादव। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो हमारा जो है ऑप्शन है पहला मखदूम, दूसरा है हिसार, तीसरा है भोपाल, चौथा है अंबिका। तो इस तरह से हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा मखदूम। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मखदूम में है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आलू भूमिगत परिवर्तित तना है जिसे कहा जाता है। आलू जो है वह भूमिगत जो है परिवर्तित तना है और इसे जो है क्या कहा जाता है? आलू की तना को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा प्रकंद, दूसरा है हमारा कंद, तीसरा है हमारा घन कंद और चौथा है हमारा कलक कंद। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कंद। ठीक है, तो आलू को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है आलू की तना को। ठीक है, उसके बाद है हमारा 13वां क्वेश्चन है, कौन सी एक कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? ठीक है, कौन सी कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल मानी जाती है? तो पहला है हमारा झूम खेती, दूसरा है जैविक कृषि, तीसरा है हमारा कांच घड़ों में पौधे उगाना
और चौथा है हमारा अधिक उपज वाली किस्मों की खेती। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक कृषि। ये जैविक कृषि जो है हमारा पर्यावरण के लिए बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आर्थिक नियोजन का जो लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है, पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, तीसरा है जीवन स्तर में सुधार करना, और चौथा है हमारा उपयुक्त में सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आर्थिक नियोजन का ये सभी के सभी लक्ष्य हैं, जिसमें हमारा पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, और तीसरा हमारा क्या है, जीवन स्तर में सुधार करना। ये तीनों के तीनों ही जो है लक्ष्य है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खरीफ फसल। ठीक है, कौन सा फसल, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फरवरी मार्च, दूसरा है मार्च अप्रैल, तीसरा है जून जुलाई, और चौथा है हमारा अक्टूबर नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा जून जुलाई। खरीफ फसल बोने का जो समय है वह जून जुलाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। मीठा स्वाद जो हम लोग लेते हैं जिह्वा पर, वह जो है केंद्र कहाँ स्थित होता है। पहला है हमारा ऑप्शन मध्य भाग पर, दूसरा है अग्रभाग पर, तीसरा है आधार पर, और चौथा है पृष्ठतल पर। तो मीठा का स्वाद का अनुभव जो है हमें अग्रभाग से होता है, जिह्वा के अग्रभाग से होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत से मिलती है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है हमें किस स्रोत से मिलती है। पहला ऑप्शन है हमारा विष्णु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है भागवत पुराण, चौथा है मार्कंडेय पुराण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण होगा हमारा, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। यह सबसे पुराना पुराण भी इसी को माना जाता है, मत्स्य पुराण को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण के 10 अवतारों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था। स्यादवाद जो है वह किस धर्म का सिद्धांत था। तो पहला ऑप्शन है हमारा वैष्णव धर्म का, दूसरा है बौद्ध धर्म का, तीसरा है जैन धर्म का, और चौथा ऑप्शन है हमारा शैव धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। स्यादवाद का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। बौद्ध गाथाओं में जो है हाथी किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन है पहला हमारा महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है हमारा धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है हमारा महापरिनिर्वाण, और चौथा है हमारा बुद्ध का जन्म। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म का संबंध जो है वह हाथी के संकेत से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। भारत के किस राज्य में जो है स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वह 1000 से अधिक है। तो पहला है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा है कर्नाटक, और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा केरल। यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष अनुपात जो है 1000 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे। ठीक है, तो संगीत सम्राट जो हैं तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले वह किसके दरबार में थे। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन है मांडू के बाद बाज बहादुर, उसके बाद है रीवा के रामचंद्र, तीसरा है जयपुर के जय सिंह, और चौथा है हमारा बीजापुर के आदिल शाह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा के रामचंद्र। जी हाँ, रीवा के रामचंद्र के दरबार में पहले ये
रहा करते थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? किसने किया था? तो क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में जो है मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है रघुनाथ राव ने। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? रघुनाथ राव ने। दूसरा है सदाशिव राव भाऊ ने। तीसरा है हमारा इब्राहिम गारदी ने। चौथा है हमारा विश्वास राव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा सदाशिव राव भाऊ ने। सदाशिव राव भाऊ ने जो है मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरू जो है वह किस देश की राजधानी है? तो पहला है हमारा ऑप्शन जॉर्डन, दूसरा है हमारा लेबनान, तीसरा है हमारा मिस्र और चौथा है हमारा सीरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा लेबनान। बेरूत जो है वह लेबनान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सिख धर्म के आधार पर आरक्षित है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां विधानसभा की जो सीट है वह एक सिख धर्म के लिए जो है आरक्षित है? तो हमारा जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। पहला है हमारा गोवा। ठीक है, पहला क्या है हमारा? गोवा है। फिर दूसरा है हमारा मिजोरम, तीसरा है हमारा सिक्किम, चौथा है हमारा नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सिक्किम। या भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सिख धर्म के आधार पर जो है आरक्षित सीट है? तो वह हो जाएगा हमारा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन है, बिहार का विषाद है। बिहार का जो विषाद है वह किसे कहा जाता है? तो हमारा जो है ऑप्शन है हमारे पास दामोदर, उसके बाद है कोसी, उसके बाद है सोन, उसके बाद अंतिम है गंडक। तो इस प्रकार से जो है हमारा 4 ऑप्शन है। पहला है दामोदर, दूसरा है कोसी, तीसरा है सोन और चौथा है गंडक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कोसी। बिहार का जो है शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो इस तरह से बिहार का विषाद अर्थात शोक जो है वह किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विषाणु जनित रोग जो है वह कौन सा है? ठीक है, विषाणु जनित रोग जो है वह कौन सा है, यानी विषाणु से होने वाला जो रोग है वह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है हमारा एड्स। तो विषाणु जनित रोग जो है वह एड्स है, जो HIV नामक विषाणु से जो है होता है। ठीक है, तो एड्स जो होता है वह किस विषाणु से फैलता है? तो HIV विषाणु से फैलता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। पुष्प जो है विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं क्योंकि पुष्प में क्या पाया जाता है? तो पहला है ऑप्शन हमारा पर्णहरित, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है जेंथोफिल और चौथा है एंथोसाइनिन। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा एंथोसाइनिन। पुष्प में जो है एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसीलिए वह जो है विभिन्न प्रकार के रंगों वाला होता है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन आम तौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है अर्थात जिससे वायु का प्रदूषण नहीं होता है, वह कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा SO2। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? SO2 है। दूसरा है CO2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है CO2 और तीसरा है हाइड्रोजन।
तीसरा क्या है हाइड्रोजन, और चौथा है हमारा N2O। चौथा कौन है हमारा N2O। तो इस तरह से हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो है वह प्रदूषक नहीं है। SO2 प्रदूषक है, CO2 प्रदूषक है, N2O प्रदूषक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वह प्रदूषक नहीं है। इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसल पर जो कीट आक्रमण करते हैं तो उसकी कीटों की जो कौन सी अवस्था होती है जो सबसे ज़्यादा फसल को जो है क्षति पहुंचाने का काम करता है? तो हमारा ऑप्शन है अंडा, उसके बाद है हमारा प्यूपी, उसके बाद है हमारा तीसरा ऑप्शन कैटरपिलर, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा इमेगो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पहला ऑप्शन क्या था, अंडा था, उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन प्यूपी था, तीसरा है कैटरपिलर, और चौथा ऑप्शन जो है वह इमेगो है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कैटरपिलर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, कैटरपिलर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो है अपर कट शब्द जो है वह किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वॉलीबॉल, दूसरा है बॉक्सिंग, तीसरा है टेनिस, और चौथा है हमारा क्रिकेट। तो अपर कट शब्द का जो संबंध है वह बॉक्सिंग से है। ठीक है, बॉक्सिंग खेल में जो है अपर कट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दूसरे सेट में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।